नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। आरबीआई को पत्र लिखने के बाद सोहोनी ने अधिवक्ता साधना सिंह के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आरबीआई ने एडवोकेट अदिति फाटक के माध्यम से एक हलफनामा दाखिल करके अपना पक्ष रखा। उन्होंने वित्त मंत्रालय की 12 मई 2017 की अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था यदि जब्त किए गए निर्दिष्ट बैंक नोट अदालत द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को वापस कर दिए जाते हैं जो उस अदालत के समक्ष लंबित मामले में पक्षकार है, तो व्यक्ति अदालत के निर्देश से ऐसे निर्दिष्ट बैंक नोट जमा करने या बदलने का हकदार होगा। हालांकि आरबीआई को इस संबंध में अदालत के निर्देश की आवश्यकता थी। पीठ ने कहा कि जेएमएफसी 3 कल्याण का एक आदेश है जिसमें याचिकाकर्ता को करेंसी नोट वापस करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन उस आदेश में आरबीआई को डीमोनेटाइज करेंसी को वैध नोट से बदलने का निर्देश नहीं है। अदालत ने कहा कि आरबीआई की दलील में कोई गलती नहीं है और उसी के अनुसार सोहोनी के पक्ष में आदेश पारित किया। अदालत ने कहा कि वित्त मंत्रालय की 12 मई 2017 की अधिसूचना के अनुसार एक व्यक्ति अदालत के आदेश के बाद जब्त किए गए जो नोट वापस मिले हैं वो निर्दिष्ट बैंक में नोटों को जमा करने या बदलने का हकदार है। याचिकाकर्ता किशोर सोहोनी के मामले में केवल एक चीज जो गायब थी वो थी एक अदालत का आदेश जो आरबीआई को नोट बदलने का निर्देश दे सके। हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने न्याय संगत विवेकाधीन क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हैं ताकि याचिकाकर्ता को दिए गए नोट वर्तमान नोट से बदलने के लिए आरबीआई को निर्देश दिया जा सके, बशर्ते कि याचिकाकर्ता अन्य आवश्यकताओं का पालन करता हो, जैसे सीरियल नंबर का उल्लेख करना आदि। 8 नवंबर 2016 को भारत सरकार की अधिसूचना के बाद नोटबंदी के तहत कुछ नोटों को बंद कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने कहा कि उनका मानना है कि चूंकि उनके नकद रुपए एक अथॉरिटी पुलिस के पास जमा थे, इसलिए उन्हें डीमोनेटाइजेशन से बचाया जा सकता है। हालांकि जब मैजिस्ट्रेट ने 20 मार्च 2017 को याचिकाकर्ता को पुलिस स्टेशन से रुपए लेने का निर्देश दिया तो उसे पुराने नोट सौंपे गए। इस समय तब तक ये नोट डीमोनेटाइज हो चुके थे। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई को नोटबंदी डीमोनेटाइजेशन के बाद महाराष्ट्र निवासी एक व्यक्ति के 1,60,000 रुपए के पुराने नोटों को नए नोटों से बदलने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक को 1.6 लाख रुपए के पुराने नोटों को नए और वैध नोटों से बदलने का निर्देश दिया। जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस माधव जामदार की खंडपीठ ने किशोरी सोहानी द्वारा दायर याचिका में ये आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता ने डीमोनेटाइजेशन से पहले अदालत के आदेश के अनुसार उक्त राशि थाने में नकद में जमा की थी। झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को हाईकोर्ट के सूचना के अधिकार नियमों के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। चीफ जस्टिस रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। पीठ ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा। पीठ ने उन्हें 2 सप्ताह के भीतर ये बताने का निर्देश दिया कि याचिका को क्यों स्वीकार नहीं किया जाए। याचिकाकर्ता के मामले में झारखंड हाईकोर्ट सूचना का अधिकार नियम 2007 के नियम 9A, I और B ने धारा 62, 79 और 22 आरटीआई अधिनियम 2005 के पूर्ण उल्लंघन में सूचना की आपूर्ति के लिए अनावश्यक और अस्पष्ट शर्तें रखी हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने भारत में आईपीआर विवादों के न्याय निर्णय पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी में बोलते हुए शनिवार को कहा कि बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के कृत्यों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। सीजेआई रमना ने कहा, उल्लंघन के खिलाफ सख्त प्रवर्तन और कार्रवाई के प्रावधान समय की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि आईपीएबी से उच्च न्यायालयों में आईपीआर क्षेत्राधिकार का अधिकार ऐसे समय में आया है जब सिस्टम बैकलॉग से अधिक बोझ है। राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने शादी के झूठे वादे के आधार पर बलात्कार करने से संबंधित एक मामले में कहा है कि शादीशुदा शिक्षित महिला को
प्रत्येक मामले के तथ्यों के आधार पर शादी से पहले किसी पुरुष के साथ संभोग करने के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए। अदालत ने कहा कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 375 के तहत एक महिला की सहमति को केवल तभी तथ्यों की गलतफहमी के आधार पर गलत ठहराया जा सकता है जहां इस तरह की गलतफहमी शारीरिक संबंध स्थापित करने के लिए उसके आत्मसमर्पण का आधार थी। अदालत ने आगे कहा कि वादे के उल्लंघन को झूठा वादा नहीं कहा जा सकता है। एक झूठा वादा स्थापित करने के लिए वादा करने वाले को इसे करते समय अपने शब्दों पर कायम रहने का कोई इरादा नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक बीमा कंपनी द्वारा दायर एक अपील को खारिज कर दिया, जिसमें उसने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय को इस आधार पर चुनौती दी थी कि आपत्तिजनक वाहन चालक द्वारा चलाया जा रहा था, जिसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। न्यायमूर्ति रजनीश ओसवाल की खंडपीठ ने कहा कि अपीलकर्ता बीमा कंपनी ने ट्रिब्यूनल के समक्ष अपनी आपत्तियों में लाइसेंस की वैधता के संबंध में कुछ दलील नहीं दी थी और इसलिए इसे अपील में उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। क्या है पूरा मामला? अनिवार्य रूप से ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण राजौरीबी द्वारा पारित 2009 के एक अवार्ड को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था, जिसके आधार पर 2,90,800 रुपए ब्याज के साथ प्रतिवादी संख्या 1 दावेदार नरेंद्र कुमार को मुआवजे के रूप में प्रदान किया गया था, जो जून 2002 में एक मोटर वाहन दुर्घटना में घायल हो गए थे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति पति को निर्देश दिया कि वो अपनी पत्नी के साथ ससुराल में 1 महीने तक रहे ताकि परिवार आने वाले समय में फिर से मिल जाए। पति पर अपनी पत्नी की पिटाई करने का आरोप है। ये आदेश न्यायमूर्ति रोहित आर्य की पीठ ने पत्नी गीता रजक द्वारा दायर एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर दिया। 2 साल की उम्र के अपने बच्चे कॉपस को पेश करने की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट याचिका दायर की गई थी। पत्नी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि प्रतिवादी संख्या 5 पति ने नशे में न केवल उसके साथ दुर्व्यवहार किया और क्रूरता और शारीरिक हमले किए, बल्कि उसे घर से निकाल भी दिया और बच्चे को जबरन अपने कब्जे में ले लिया। पति का तर्क है कि मां होने के नाते मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को प्राप्त करने में बच्चे की उम्र और कल्याण को ध्यान में रखते हुए बच्चे की कस्टडी की हकदार है। दूसरी ओर प्रतिवादी संख्या 5 पति की ओर से पेश हुए वकील ने इस दलील के साथ आरोपों का खंडन किया और कहा कि याचिकाकर्ता ने खुद से ही प्रतिवादी संख्या 5 के घर को छोड़ा और बच्चे को अपने पति के पास छोड़कर चली गई थी। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि अगर किसी ठोस सबूत के बिना आरोपी के खिलाफ अस्पष्ट आरोप है तो दी गई जमानत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439(2) के तहत रद्द नहीं किया जा सकता है। पूरा मामला: आरोपी को मिली जमानत रद्द करने के लिए सीआरपीसी की धारा 439(2) के तहत आपराधिक याचिका दायर की गई थी। ये डबल मर्डर का मामला है। एक मृतक की पत्नी ने उक्त अपराध में आरोपी को दी गई उक्त जमानत को इस आधार पर रद्द करने के लिए याचिका दायर की कि 2 पूर्व जमानत आवेदनों के खारिज होने के बाद जमानत देने के लिए परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके अलावा उसने आरोप लगाया कि आरोपी अपने आदमियों के माध्यम से गवाहों को धमका रहे हैं और जांच की प्रक्रिया में हस्तक्षेप कर रहे हैं और अभियोजन पक्ष के सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे हैं। राज्य के अतिरिक्त लोक अभियोजक ने प्रस्तुत किया कि एक शर्त लगाई गई थी कि आरोपी गांव में प्रवेश नहीं करेगा और आरोपी उक्त शर्त का पालन कर रहा है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप कपल को पुलिस सुरक्षा प्रदान करते हुए कहा कि रूढ़िवादी समाज के सिद्धांतों के दृष्टिकोण को बदलने की आवश्यकता है, जो धर्मों द्वारा समर्थित नैतिकता के मजबूत तारों से बंधे हैं, जो कि मूल्यों को व्यक्ति के जीवन से ऊपर मानते हैं। न्यायमूर्ति अनूप चित्कारा की खंडपीठ ने जय नरेन और उसके लिव इन पार्टनर, एक विवाहित महिला द्वारा दायर एक सुरक्षा की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। याचिकाकर्ता ने निजी प्रतिवादियों के हाथों
अपने जीवन और स्वतंत्रता के खतरे से डरकर अदालत का रुख किया था। न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता निजी प्रतिवादियों से गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि उनके जीवन की रक्षा की जाए, भले ही याचिकाकर्ता संख्या 2 की शादी प्रतिवादी संख्या 4 से हुई हो। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।